तो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। उसके मॉडल पेपर को बताने वाले हैं। मॉडल पेपर हालांकि नहीं है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा की पेपर है। 2023 में कैसे प्रश्न आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस प्रकार हमको यूपी बोर्ड परीक्षा में लिखना है ताकि हम अच्छा नंबर से पास हो जाएं। अब कुछ न कुछ प्रश्न आपको मिलता जुलता इसमें से जरूर 2024 में पूछने वाला है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हमने समझा दिया है पिछले वीडियो में कि यहाँ पे आप लोग को अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पे नाम भरना है। सामाजिक विज्ञान की पेपर है, 2023 का पेपर है। ये मॉडल नंबर है। यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, पेपर को पढ़ने के लिए। निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो OMR शीट पे भरना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद से खंड अ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR शीट के मतलब जो पत्रक है उस पर उत्तर देना है। OMR शीट पे जो आप लोग उत्तर देंगे उसको घेरेंगे, उसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, इरेजर नहीं करेंगे और व्हाइटनर नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से प्रश्न के अंक उसके साथ सम्मुख रहेंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड का वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं, ठीक है। खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न 9 आता है उस पे समय जो है उसको नष्ट नहीं करना है, ठीक है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो मानचित्र दिया रहेगा आप लोग उसका मतलब आंसर दिए रहेंगे उसको अच्छा से नथी कर देना है ताकि इधर उधर न बिखरे हो, ठीक है। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न मतलब 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो दृष्टिबाधित जो मतलब परीक्षार्थी हैं यानी उनको दिखाई नहीं देता है वो लोग इस प्रश्न को करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं दिखाई देता है वो करेंगे। तो आइए चलते हैं, अब जान लेते हैं खंड अ। खंड अ में पार्ट ए में आपको मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। यंग इटली संस्था जो थी ना, यंग इटली संस्था है जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ जो उसका मतलब था इटली राष्ट्र का एकीकरण करना था, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर जोसेफ ये वाला हो जाएगा बी, ठीक है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग का आ जाएगा निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। बतलाइए, आप लोग जल्दी से बतलाइए। 18 जनवरी, देखिए 18 जनवरी 1971 ईस्वी में विलियम प्रथम था का राजकोष मतलब उसका राजाभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ था, ठीक है। जो विलियम प्रथम था
उसका दूसरा नाम क्या था मालूम है? उसका दूसरा नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम था। ठीक है, तो इसलिए सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप लोग को सब बताने वाले हैं। यहाँ पे दिया है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो वहां पे 1789 में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जो इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था, यानी कि इसमें क्या होगा? असीमित राजतंत्र सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से चौथा आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो यहाँ कारण यही था कि खाद्य पदार्थों की उचित कीमतों से परेशान उद्योगपति जो थे और शहरी वासियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे जो कार्न लॉ यानी कार्न कानून था, कार्न कानून को मतलब जो कार्न कानून था उसको मतलब निरस्त कर देते। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था, तो ये हमारा सही हो जाएगा डी। अब उसके बाद से 5वें नंबर पे आ जाएगा 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये भी आप लोग को बता देते हैं। ब्रेटन जो वुड्स सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा लगभग अमेरिका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छठा हो जाएगा। तो छठे में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो कौन सा विषय संघ सूची में है? तो कृषि संघ सूची में है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से 7वें नंबर पे सातवें नंबर पे आप लोग का हो जाएगा श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में यहाँ पे सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सिंगलग्नियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की मतलब कम से कम 74% है। इसके बाद तमिलों का नंबर आता है, तो यहाँ पे सिंघली का सही हो जाएगा। 8वें नंबर पे आप लोग का आता है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? कहाँ संघात्मक शासन नहीं है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से हमको बताइए कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा लगभग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके बाद से महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग है, इसमें से कोई नहीं है। जल्दी कमेंट करके हमको बताइए, लगभग इसमें से कोई नहीं है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी के अनमोल विचार मालूम है क्या थे? पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। तो इसमें से तो कोई नहीं है, तो इस प्रकार इसमें से कोई नहीं होगा। 10वें नंबर पे आपका आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? मतलब कौन सा शासन जो है लोकतंत्र से संबंधित है? तो मान लीजिए पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, लगभग लगभग इसमें से सब सही है। उसके बाद से हमारा 11 नंबर पे आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो जल्दी बताइए हमको कमेंट करके किस राज्य में की जाती है। फटाफट कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग को कुछ रिहर्सल भी कराता जाऊं, प्रैक्टिस भी कराता जाऊं। फटाफट हमको कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे सीढ़ीदार और जो सोपानी खेती की जाती है। उत्तराखंड मध्य हिमालय में स्थित है, जो पहाड़ी और ढलान वाला क्षेत्र है, इसलिए उत्तराखंड में सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सही हो जाएगा। 12 नंबर पे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो लगभग लगभग सबको ही जान रहा है कि चना रबी की फसल है। मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से हमको बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें से थोरियम सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सबको ही जानता है, लगभग लगभग सीमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद से निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये 2017 में भी पूछा था। तो इसमें क्या है, लगभग लगभग श्रीलंका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा बने रहिए हमारे वीडियो पे, हम आप लोग को अच्छा से सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, कुछ आप लोग को नॉलेज देने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो इसमें से लौह अयस्क जो है वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोग को कुछ न कुछ बताने का प्रयास करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। उसके बाद से हमारा आता है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश डैश है में सम्मिलित है। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। प्रारंभिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक है। तो इसमें से लगभग लगभग प्रारंभिक क्षेत्रक सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राकृतिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। ठीक है। उसके बाद से एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो कोयला है। ठीक है, यह कोयला का सबसे अच्छी किस्म का नाम है। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे अच्छी किस्म का नाम है। उसके बाद से आप लोग का आ जाएगा 19 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की? तो लगभग लगभग 1980 में की थी। ठीक। 20वें नंबर पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये हो जाएगा, उद्योग रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों
के स्वामित्व और उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या है। इसमें से ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद से आप आ जाएंगे डायरेक्ट खंड ब में। तो खंड ब में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में देना है, यानी कम से कम 2 पैराग्राफ में आप लोग को लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो आपको 2 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ, जैसे मान लीजिए 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण आपको बतला देना है। 2 पेज में आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन में से एक आपको कर देना है। ठीक है, अथवा करके आएगा। इस प्रकार हमको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद से मान लीजिए कि आएगा वर्णात्मक दूसरे नंबर पे। तो इसको कैसे करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक लगभग 150 यानी 150 शब्दों में लिखना है। तो सेम उसी प्रकार है, यानी कम से कम, अब मान लीजिए कि वहां पे आप लोग को 80 शब्दों में लिखना था, 8 दूना 16 यानी 150, यानी कम से कम 4 पेज में आप लोग को लिखना है, बढ़ा चढ़ा के सही आंसर। तो आप लोग को 4 2 6 2 और 4 6 नंबर इसमें मिलेंगे। 6 नंबर का ये हो जाएगा। फिर आप लोग के साथ एक और क्वेश्चन आएगा मानचित्र का। तो मानचित्र आप लोग को सही से करना है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है, निर्देश पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। तो 9A ठीक है, और यहाँ पे है 9B, ये मानचित्र से संबंधित हैं। तो क्या करना है, अब यहाँ से आप लोग को पढ़ना है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, इसको आप लोग को दर्शाना है मानचित्र में। यहाँ पे आप लोग को चिन्ह दिया है, चिन्ह देकर उसका नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, फिर लखनऊ लिखिएगा, वहां पे सी कर दीजिएगा, सी को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा जो दृष्टिबाधित। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, मतलब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। तो उत्तर जो यहाँ पे प्रश्न दिया है उसका उत्तर लिख देंगे जो दृष्टिबाधित होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा से सामाजिक विज्ञान को हमने सॉल्व कराया और सिखाया किस प्रकार आप लोग को परीक्षा देना है। और ये प्रश्न जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं इस वर्ष भी पूछ दे। ठीक है, इस वर्ष कंफर्म है कि कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से उठाएंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।